जैसे प्रोस्टेट कैंसर का इलाज हो गया तो उसके बाद सेक्सुअल लाइफ अफेक्ट होगी ही होगी। ऑपरेशन के बाद सेक्सुअल फंक्शन की कैपेसिटी जो है वो कुछ टाइम के लिए कम हो जाती है। कुछ लोगों में वापस आ सकती है, कुछ लोगों में वापस नहीं आ पाती है। तो सेक्सुअल एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है नहीं कर पाएँ, हो सकता है जितनी सैटिस्फैक्शन के साथ करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएँ। ओके, सर्जरी में क्या प्रोस्टेट निकाल दिया जाता है? जो सेक्सुअल एक्टिविटी की जो कैपेसिटी होती है वो ऑपरेशन के बाद या प्रोस्टेट कैंसर के किसी भी ट्रीटमेंट के बाद, चाहे वो रेडिएशन थेरेपी हो, हार्मोन थेरेपी की मेडिकेशंस हो, सर्जरी हो, सेक्सुअल फंक्शन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। सर्जरी हो गई अगर प्रोस्टेट कैंसर की, तो उसके बाद फिर क्या वो इंसान नॉर्मल लाइफ जी सकता है या कुछ जो है उसकी लाइफ हैम्पर होती है, कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है कि अब आप नहीं कर सकता? कुछ टाइम के लिए यूरिन की लीकेज होना अच्छा, वो स्वाभाविक होता है। तो और मतलब थोड़ी लीकेज या ज़्यादा भी? वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है का कंट्रोल किस हद तक जाएगा और कब तक वापस आएगा। बट अधिकांश लोगों में 3 से 6 महीने में रोबोटिक सर्जरी के बाद यूरिन का कंट्रोल जो है वो कम्प्लीटली वापस आ जाता है। बट 3 से 6 महीने अफेक्टेड रहती है। आई थिंक जो भी प्रोस्टेट कैंसर के लिए रोबोटिक सर्जरी कराने के बारे में सोच रहे हैं, उनको 3 से 6 महीने डायपर या पैड यूज़ करने के लिए सलाह दी जाती मेंटली है। सलाह दी जाती है और उनको मेंटली मेंटली प्रिपेयर किया जाता है। इवैल्यूएशन में अगर कुछ ऐसा दिख गया तो आप लोग क्या प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी के लिए मना भी कर देते किसी में? अगर जैसे किसी को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, तो उनमें प्रायोरिटी है कि पहले डायबिटीज़ कंट्रोल की जाए, क्योंकि फिर किसी भी प्रकार की कोई भी सर्जरी या कोई भी इंटरवेंशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। जैसे अगर कोई ऐसे पेशेंट हैं जिनको पहले से यूरिनरी लीकेज की प्रॉब्लम है, क्योंकि कभी-कभी ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनका पहले प्रोस्टेट के लिए ऑपरेशन हो रखा है, नॉट फॉर कैंसर बट फॉर एनलार्ज प्रोस्टेट। मोर देन 90% सिचुएशंस में प्रोस्टेट कैंसर एक इमरजेंसी नहीं होती। ठीक है। प्रोस्टेट कैंसर को इवैल्यूएट करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए, उसके बारे में सही डिसीजंस लेने के लिए बहुत समय होता है, जो कि रेडिएशन के बाद हो सकती है। वो ये है कि ब्लैडर में यूरिन पास करते हुए जल्दी जाना, या उसमें पेन होना, या उसमें इरिटेशन होना, या उसमें ब्लीडिंग होना। अच्छा। कभी-कभी कुछ महीनों सालों बाद भी रेडिएशन के बाद यूरिन के रास्ते ब्लीडिंग हो सकती है। प्रोस्टेट कैंसर फिर से वापस आ सकता है? आ सकता है। ओके। तो में भी हो जाता है जेंटलमैन में, जब टेस्टोस्टेरोन आप हटा देते हो हार्मोन थेरेपी की वजह से। ओके। प्लस हार्मोन थेरेपी देने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, डायबिटीज़ का कंट्रोल खराब हो जाना, हार्ट अटैक या स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाना इसकी वजह से। कुछ कुछ स्टडीज़ ने इसको डिप्रेशन और अल्जाइमर्स के साथ भी एसोसिएट किया है। सो इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट कंप्लीटली सेफ नहीं है। नहीं। कि जो मर्द बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं अपने 20s 30s या 40s में, उनमें 50s में जाकर के प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। इस बात में सच्चाई है? इस बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं है। कि जो लड़के ज़्यादा मास्टरबेट करते हैं उनमें प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आजकल के विशेषज्ञों का, डॉक्टरों का मानना ये है कि मैस्टरबेशन इज़ अ कम्प्लीटली नॉर्मल थिंग, ओके। और उससे प्रोस्टेट कैंसर बढ़ने की या कोई भी और किसी भी टाइप की साइकोलॉजिकल या फिजिकल प्रॉब्लम होने की कोई चांसेस नहीं है। तो प्रोस्टेट कैंसर का फिर ट्रीटमेंट क्या-क्या होगा? अगर मर्दों को समझना हो कि हाँ, अगर कैंसर का पता चल गया है तो अब मेरे पास क्या-क्या इलाज के ऑप्शंस हैं? अगर इस बात का डिसीजन हो गया है कि हमने प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट करना है, तो मेनली जो एक्सेप्टेबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं वो या तो सर्जरी है या रेडिएशन थेरेपी है। सर्जरी में क्या प्रोस्टेट निकाल दिया जाता है? हाँ जी। सर्जरी आजकल ज़्यादातर जो प्रोस्टेट कैंसर के लिए होती है वो रोबोटिक सर्जरी द्वारा होती है। उसको कहते हैं रोबोटिक प्रोस्टेटेक्टमी या रोबोटिक असिस्टेड रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर दीजिएगा कि रोबोटिक सर्जरी रोबोट्स तो नहीं करते हैं ना? बहुत हाँ। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया मेरे से, क्योंकि मेरे से ये चीज़ पूछी जाती है कभी-कभी कि अगर रोबोट सर्जरी करेगा तो आप क्या क्या करोगे? करेंगे? करेक्ट है। हाँ। बट सच्चाई ये है कि जब रोबोटिक सर्जरी होती है तो रोबोट ऑपरेशन नहीं करता है। रोबोट केवल एक ज़रिया है, एक मीन्स है ऑपरेशन का। रोबोटिक मशीन और उसके आर्म्स और उसके कैमरा और उसके फाइन इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए सर्जन जो है वो कंसोल पे बैठते हैं, और कंसोल पे बैठ के, जैसे कि ऑलमोस्ट आप एक
समझ लीजिए फ्लाइट सिमुलेटर या वीडियो गेम की तरह। तो बेसिकली एक डिवाइस होता एक है device जिसको आप होता लोग ऑपरेट करते हैं, रोबोट नहीं आकर के सर्जरी है। करेगा। एब्सोल्युटली। लोगों को ये लगता है कि रोबोटिक सर्जरी है तो रोबोट ही सर्जरी करेंगे, हाँ, ऐसा। सो जो आप अपने हैंड की मूवमेंट्स कर रहे हैं एज अ सर्जन, वो हैंड की मूवमेंट्स रोबोट जो है वो पेशेंट के अंदर छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रांसफर करता है। ठीक है। और आपका ये सवाल हो सकता है कि अगर सर्जन ही ऑपरेशन कर रहा है तो फिर रोबोट की क्या जरूरत है। और उसका जो जवाब है वो ये है कि जो इंस्ट्रूमेंटेशन होती है, जो छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स की टिप्स होती है, वो उसमें बहुत ही फाइन, प्रिसाइज और डेलिकेट मूवमेंट्स आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ रोबोट। फॉर एग्जांपल, अगर सर्जन जो है वो 3 सेंटीमीटर अपना हाथ या कोई भी मूवमेंट कर रहा है कंसोल पे या डिवाइस पे, तो वहाँ पे अंदर जो टिप है रोबोट की इंस्ट्रूमेंट की, वो केवल 1 सेंटीमीटर हिलेगी। अच्छा। सो इसको कहते हैं स्केलिंग ऑफ मूवमेंट्स। सो उससे क्या होता है, आपकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन जो है किसी भी चीज का, इस चीज को फाइंड आउट करना कि नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है, एबनॉर्मल स्ट्रक्चर क्या है, प्रोस्टेट के आसपास जो इंपॉर्टेंट नर्व्स होती हैं जिनसे सेक्सुअल फंक्शन बचती है या यूरिन कंट्रोल वापस आता है, जो छोटे छोटे जो स्विंक्टर्स या वेल्व्स होते हैं जिनको हमें बचाना होता है ताकि यूरिन का कंट्रोल ऑपरेशन के बाद जल्दी वापस आ जाए, वो आप ज़्यादा प्रिसाइसली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और उनको आप जो है डाइसेक्शन करके उनको आप बचा सकते हो। ठीक है। कैंसर को पूरी तरह से निकालने में मदद मिलती है। प्लस जब आप रोबोटिक कैमरा आप अंदर देखते हो, आप कंसोल पे बैठ के जब आप थ्री डायमेंशनल विजन आपका होता है, तो वो 10 गुना ज़्यादा मैग्नीफाइड होता है। तो आप उसी स्ट्रक्चर को जो आप अपनी आँख से जो आपको दिखता है वो 10 गुना ज़्यादा बड़ा दिखता है। और इसको अगर आप इन प्रिसाइज डाइसेक्शन, प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंटेशन के साथ कंबाइन करो तो ओवरऑल ऑपरेशन बिकम सेफर और उसमें रिकवरी के चांसेस और नॉर्मल लाइफ वापस आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके। तो प्रोस्टेट कैंसर का जो आपने कहा कि एक तो सर्जरी होती है, एक रेडिएशन होती है, तो सर्जरी का प्रोसीजर आपने हमें बता दिया, ओवरऑल टाइम कितना लगता होगा? सो डिपेंडिंग कि आपकी एक्सटेंट ऑफ सर्जरी कितनी है और बीमारी किस हद तक फैली हुई है। प्रोस्टेट कैंसर ऑपरेशन यूजुअली 2 से 4 घंटे के बीच में उसमें लगता है। ओके। डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप का ऑपरेशन है। टू अ लार्ज एक्सटेंट एक्सपीरियंस ऑफ द सर्जन एंड द सर्जिकल टीम उस पे भी ये इम्पैक्ट करता है। कॉस्टिंग क्या होती होगी सर्जरी की? कॉस्टिंग वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आई थिंक एक प्रिसाइज कॉस्ट बताना तो शायद संभव नहीं है, बट रोबोटिक सर्जरी केवल प्राइवेट अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है। देयर आर मेनी वेरी लीडिंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे रोबोटिक सर्जरी इज अवेलेबल, और उसमें इवन पेशेंट्स जिनके पास बहुत ज़्यादा आर्थिक समक्षता नहीं है वो भी करवा सकते हैं। प्लस एट द सेम टाइम इंश्योरेंस आजकल रोबोटिक सर्जरी स्पेशली प्रोस्टेट कैंसर के लिए दे आर रेगुलरली कवरिंग। प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स, CGHS, ECHS, इनसे संबंधित जो पेशेंट्स होते हैं उनकी रोबोटिक सर्जरी विदाउट एनी एक्सपेंसेस या मिनिमल एक्सपेंसेस के साथ, इवन इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स वेयर आई वर्क, दे कैन बी डन इजीली। सो क्या हॉस्पिटल या हेल्थ केयर सिस्टम को या पेशेंट के लिए या इंश्योरेंस कंपनी के लिए रोबोटिक सर्जरी ओपन सर्जरी से ज़्यादा एक्सपेंसिव है? आंसर है यस, डेफिनेटली, क्योंकि उसमें इक्विपमेंट, रोबोटिक इक्विपमेंट और डिस्पोजेबल इक्विपमेंट ज़्यादा यूज होता है। ठीक है। पर क्या ये आम आदमी के लिए इनएक्सेसिबल है? उसका आंसर है नहीं, क्योंकि देयर आर मेनी डिफरेंट ऑप्शंस एंड मेनी डिफरेंट स्कीम्स जिसमें रोबोटिक सर्जरी आप करा सकते हो। ओके। तो जैसे सर्जरी हो गई अगर प्रोस्टेट कैंसर की, तो उसके बाद फिर क्या वो इंसान नॉर्मल लाइफ जी सकता है या कुछ जो है उसकी लाइफ हैम्पर होती है, कुछ चीजें रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है कि अब आप नहीं कर सकता? जो मेरे एक्सपीरियंस में है वो ये है कि अगर आप अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करके ट्रीट कर लो तो लाइफ बिकम्स नॉर्मल और एज क्लोज एज नॉर्मल एज पॉसिबल। ठीक है। और उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऑपरेशन के पहले हम
पेशेंट्स को उनके साथ बात करके काउंसलिंग काउंसलिंग करते हैं, उनको बताते हैं कि नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए आपकी ऑपरेशन के बाद। ऑपरेशन के बाद रोबोटिक सर्जरी हो या किसी भी टाइप की सर्जरी हो प्रोस्टेट कैंसर के लिए, तो उसमें कुछ बॉडी पे इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है। जैसे कि कुछ टाइम के लिए यूरिन की लीकेज होना, अच्छा, वो स्वाभाविक होता है। तो और मतलब थोड़ी लीकेज या ज्यादा भी? वो पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, सर्जिकल टेक्निक पे डिपेंड करता है, बेसलाइन मेडिकल हेल्थ पे डिपेंड करता है, और काफ़ी हद तक इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि जो यूरिन कंट्रोल करने की कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, उनको हम कीगल एक्सरसाइजेज कहते हैं, वो कितनी अच्छी तरह से की जा रही हैं। एज पर भी डिपेंड करता है, एज पेशेंट पे के? भी डिपेंड करता है। सो देर काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, जैसे एज है, बॉडी वेट है, डायबिटीज़ का स्टेटस है, सर्जिकल टेक्निक है, स्टेज ऑफ द डिजीज़ है। इन सारी चीज़ों से इस बात पे इम्पैक्ट पड़ता है कि यूरिन का कंट्रोल किस हद तक जाएगा और कब तक वापस आएगा। बट अधिकांश लोगों में 3 से 6 महीने में रोबोटिक सर्जरी के बाद यूरिन का कंट्रोल जो है वो कम्प्लीटली वापस आ जाता है। बट 3 से 6 महीने अफेक्टेड रहती है? आई थिंक जो भी प्रोस्टेट कैंसर के लिए रोबोटिक सर्जरी कराने के बारे में सोच रहे हैं, उनको 3 से 6 महीने डायपर या पैड यूज़ करने के लिए मेंटली सलाह दी जाती है, और उनको मेंटली प्रिपेयर किया जाता है। साथ में हम ये भी बताते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे इस टाइम को शॉर्टन किया जा सकता है। जैसे कि कुछ बायोफीडबैक ट्रेनिंग होती है, मतलब? जैसे कि जैसे मैंने आपको बताया कीगल एक्सरसाइजेस, तो उसमें डिवाइस के ज़रिए सिखाया जाता है कि कीगल एक्सरसाइजेस ठीक प्रकार से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। कीगल एक्सरसाइजेस का अगर मैं हमारे भारतीय संस्कृति में या एक्सरसाइज की विधि में अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, तो इट इज समथिंग क्लोज टू, जैसे कहते हैं मूल बंध प्राणायाम। अच्छा। ऐसे हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं जो बहुत टाइम से प्राणायाम कर रहे हैं, जो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जो अब्डोमिनल मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं रेगुलरली। उनमें देखा गया है कि एक्चुअली यूरिन कंट्रोल ज़्यादा जल्दी वापस आता है। तो मेरे ख्याल से हजारों साल पहले शायद भारतीयों को ये इस बारे में पता था कि किस तरीके से इसको ट्रीट किया जाए, करना चाहिए। बिल्कुल। तो इन सब विधियों से यूरिन का कंट्रोल ऑपरेशन के बाद जल्दी वापस आ सकता है। साथ में एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो हम कवर करते हैं वो है सेक्सुअल फंक्शन। ये भी अफेक्ट होता है प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी के बाद? ऑपरेशन के बाद सेक्सुअल फंक्शन की कैपेसिटी जो है वो कुछ टाइम के लिए कम हो जाती है। कुछ लोगों में वापस आ सकती है, कुछ लोगों में वापस नहीं आ पाती है। तो नहीं आ पाती एज इन मतलब वो पहले जैसे सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो पाते या क्या प्रॉब्लम होती है? जो सेक्सुअल एक्टिविटी की जो कैपेसिटी होती है वो ऑपरेशन के बाद या प्रोस्टेट कैंसर के किसी भी ट्रीटमेंट के बाद, चाहे वो रेडिएशन थेरेपी हो, हार्मोन थेरेपी की मेडिकेशन हो, सर्जरी हो, सेक्सुअल फंक्शन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये चीज़ जो है, उस चीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कशन जो है वो बहुत आवश्यक होता है। काफ़ी पेशेंट्स के लिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं होती। क्योंकि एज, देयर आर मेनी पीपल हु जो इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है बियॉन्ड अ पर्टिकुलर एज, तो उनके लिए इतनी ज़्यादा ये दिक्कत वाली बात नहीं होती। पर कुछ ऐसे यंगर पेशेंट्स या दोज पेशेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन दिस, उनके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो जाता है कि हम क्या एक्सपेक्टेशंस लेके चलें ऑपरेशन के बाद, और हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए। बिकॉज ऑपरेशन के बाद जो लोग इस सेक्सुअल फंक्शन रिटेन करने में इंटरेस्टेड हैं, तो उनके लिए काफ़ी सारे ट्रीटमेंट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, राइट फ्रॉम मेडिसिन टू इंजेक्शंस टू डिवाइसेस टू ऑल दोज थिंग्स। और उसके लिए विशेषज्ञ डॉक्टर भी होते हैं जिनके पास हम रेफरल करते हैं, जो इस चीज़ के लिए जो प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो मतलब अगर जैसे प्रोस्टेट कैंसर का इलाज हो गया तो उसके बाद सेक्सुअल लाइफ अफेक्ट होगी ही होगी? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। और अगर होगी तो फिर किस तरीके से होगी? अगर तो सेक्सुअल एक्टिविटी करने में प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है नहीं कर पाए, हो सकता है जितनी सेटिस्फैक्शन के साथ करना चाहते हैं वो नहीं कर पाए। ओके। तो लेकिन पेन वगैरह भी होता है ऐसा कुछ? यूजुअली पेन ऑपरेशन के बाद यूजुअली नॉर्मल परिस्थिति में करीब हफ्ते 2 हफ्ते में जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है। इनफैक्ट हमारे जो पेशेंट्स हैं रोबोटिक सर्जरी के बाद, वो टिपिकली 24 टू 48 आवर्स के बाद डिस्चार्ज हो जाते हैं। इनफैक्ट ये एक चीज़ है जो काफ़ी एज प्लेजेंट सरप्राइज आती है हमारे पेशेंट्स के लिए जब हम उनको बताते हैं, क्योंकि वो ये सुन के आए होते हैं कि ये बहुत बड़ा ऑपरेशन है या इसमें
कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं या रिकवरी में ज़्यादा टाइम लगता है। पर रोबोटिक सर्जरी के बाद जब हम उनको ये बताते हैं कि आप 1-2 दिन में डिस्चार्ज हो जाएंगे। ऑपरेशन के कुछ घंटों के बाद नॉर्मल खाना खा सकते हैं, ऑपरेशन के कुछ घंटों के बाद आप बेड से निकल के चल सकते हैं और खुद अपने आप का ध्यान रख सकते हैं, और विद इन 24 टू 48 आवर्स अधिकांश व्यक्ति जो है ऑपरेशन के बाद डिस्चार्ज हो जाएंगे। नॉर्मल एक्टिविटी, नॉर्मल लाइफ जो है विद इन 1 और 2 वीक स्टार्ट हो सकती है। तो ये चीज़ जब वो सुनते हैं तो उनका सरप्राइज हो काफ़ी जाएगी। फियर जो है वो निकल जाता है। बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स वगैरह की आवश्यकता नहीं होती। इनफैक्ट हम लोग एज अ रूटीन ऑपरेशन के बाद एंटीबायोटिक्स नहीं देते। अच्छा। हम लोग एज अ रूटीन इन आवर सेंटर हम केवल एक एंटीबायोटिक देते हैं जब हम ऑपरेशन शुरू करते हैं। ओके। उसके बाद अगर अनलेस कोई साइंस ऑफ इन्फेक्शन हो या पहले कोई हिस्ट्री हो ज़्यादा इन्फेक्शन की, तो एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत भी नहीं होती। परफेक्ट। एंड दैट इज़ बिकॉज आपके छोटे छोटे कट्स से रोबोटिक सर्जरी होती है, कोई बड़ा इंसिजन नहीं लगता, ज़्यादा ब्लड लॉस नहीं होता, तो इसलिए इन्फेक्शन के चांसेस भी काफ़ी कम होते हैं। पर लाइक एनी अदर सर्जरी इट इज़ समथिंग जिसके बारे में हम डिटेल में काउंसिल करते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनको अवॉइड कैसे किया जाए। तो आपने जैसे एक तो बताया कि लीकेज की प्रॉब्लम हो सकती है यूरिन की, और थोड़ी बहुत सेक्सुअल लाइफ जो है इम्पैक्ट हो सकती है। Correct. वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। इसके अलावा भी कोई और प्रॉब्लम होती है प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट के बाद? ये तो हमने बात की सर्जरी के बारे में। सर्जरी की, हाँ। पर जो किसी भी सर्जरी में करीब 4-5% कॉम्प्लिकेशन रेट्स जो होते हैं, चाहे वो ऑपरेशन से रिलेटेड हो या एनेस्थीसिया से रिलेटेड हो, उनके बारे में भी डिटेल में बात करना आवश्यक है। इनफैक्ट प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी चाहे रोबोटिक हो, चाहे ओपन हो, चाहे लैप्रोस्कोपिक हो, वी हैव टू कंसिडर दिस एज अ मेजर ऑपरेशन। एंड उसके लिए जो भी प्रिकॉशन ज़रूरी हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द पीपल जो हमारे पास प्रोस्टेट कैंसर सर्जरी के लिए आते हैं वो 60 ईयर्स से अबव होते हैं। दे आर जेंटलमैन जिनको और मेडिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, चाहे डिटेक्टेड हो या अनडिटेक्टेड हो। हाँ। तो इसलिए उनकी थॉरो इवैल्यूएशन, हार्ट का चेकअप, एनेस्थीसिया इवैल्यूएशन इज एसेंशियल टू अवॉइड कॉम्प्लिकेशंस इन देम, और उस चीज़ को हम करते हैं। तो इवैल्यूएशन में अगर कुछ ऐसा दिख गया तो आप लोग क्या प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी के लिए मना भी कर देते किसी में? कई बार ऐसा हुआ है। जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली आई कैन रिकॉल कि एक जेंटलमैन थे इन हिज मिड 60s जिनको पता चला कि उनको प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट के इवैल्यूएशन के टाइम पे पता चला कि उनको हार्ट में ब्लॉकेज है। अच्छा। आर्टरीज ब्लॉक्ड है। कितनी परसेंट? सो ऑलमोस्ट मोर देन 90% था। ओह, ओके। तो इस सिचुएशन में हमने कार्डियोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस किया और हमने ये कंक्लूजन निकाला कि इस समय उनका हार्ट का ट्रीटमेंट ज़्यादा आवश्यक है। और प्रोस्टेट कैंसर के लिए अगर हम कुछ 2-3-4 महीने वेट कर लें तो उसमें उनको नुकसान नहीं है। तो फिर पहले उनके हार्ट की इवैल्यूएशन और हार्ट की ट्रीटमेंट चल रही है, उसके बाद प्रोस्टेट कैंसर पे हम वापस आएंगे। तो इसीलिए आई थिंक ये जानना और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें एक प्रोस्टेट को केवल प्रोस्टेट के नज़रिए से नहीं देखना, और भी हमने फुल पेशेंट को देख के उनकी ओवरऑल हेल्थ के बारे में क्या बेनिफिट उनको हो सकता है और क्या चीज़ इनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको हमने स्टडी करना। तो जैसे आपने कहा कि उसकी हार्ट में ब्लॉकेज 90% से ज़्यादा थी, इसके अलावा भी कोई और ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसमें आप लोग प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी से मना कर देते हैं? अगर जैसे किसी को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है तो उनमें प्रायोरिटी है कि पहले डायबिटीज कंट्रोल की जाए, क्योंकि फिर किसी भी प्रकार की कोई भी सर्जरी या कोई भी इंटरवेंशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। इनफैक्ट प्रॉबेबली कोई अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटिक है तो उनके लिए ज़्यादा अर्जेंट इवन फॉर हिज ओन हेल्थ इज प्रॉबेबली ट्रीटमेंट ऑफ दैट रादर देन ट्रीट एन अर्ली स्टेज प्रोस्टेट कैंसर। बिल्कुल, घाव भरने में भी तो टाइम लगता है डायबिटीज अगर अनकंट्रोल्ड रहता है तो। एब्सोल्युटली। सो और जैसे अगर कोई ऐसे पेशेंट हैं जिनको पहले से यूरिनरी लीकेज की प्रॉब्लम है, क्योंकि कभी कभी ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनका पहले प्रोस्टेट के लिए ऑपरेशन हो रखा है, नॉट फॉर कैंसर बट फॉर एनलार्ज प्रोस्टेट। अच्छा। वो वाला ऑपरेशन जो प्रोस्टेट कैंसर का जो ऑपरेशन होता है उससे टोटली डिफरेंट होता है। वो वाला ऑपरेशन जो है उसमें केवल प्रोस्टेट के अंदर एक रास्ता बनाया जाता है ताकि यूरिन ठीक से पास हो जाए, और प्रोस्टेट कैंसर के ऑपरेशन में पूरा प्रोस्टेट निकाला जाता है। अच्छा। क्योंकि हमने पूरा कैंसर बॉडी से निकाला। तो ऐसे कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका पहले ऑपरेशन हो रखा है नॉन कैंसरस प्रोस्टेट के लिए, अगर तो वो पूरी तरह से रिकवर कर गए हैं, उनको यूरिन में कोई लीकेज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, तो उनका रोबोटिक ऑपरेशन सेफली किया जा सकता है। ठीक है। पर अगर पिछले ऑपरेशन में कोई कॉम्प्लिकेशन है, अभी भी लीकेज परसिस्ट कर रही है या कोई और इशू है,
तो मे बी उनके लिए ऑपरेशन सही नहीं है, उनके लिए हो सकता है हम कोई और ट्रीटमेंट की विधि ढूंढें। और ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है ये जानना कि प्रोस्टेट कैंसर के लिए केवल ऑपरेशन ही एक इलाज नहीं है, और भी ऑप्शंस हैं। एब्सोल्युटली। हो सकता है एक व्यक्ति के लिए ऑपरेशन बेस्ट हो और दूसरे व्यक्ति के लिए ऑपरेशन बेस्ट नहीं हो, रेडिएशन थेरेपी या हार्मोन थेरेपी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। जिस तरह से रोबोटिक सर्जरी और प्रोस्टेट के ऑपरेशन में एडवांसेस हुए हैं, उसी तरह से पिछले 10-20 साल में रेडिएशन थेरेपी में भी बहुत एडवांसेस हुए हैं, मेडिकेशंस में भी बहुत एडवांसेस हुए हैं। सो ऐसे कई व्यक्ति हैं जो हमारे पास आते हैं जिनको हम ऑपरेशन के बारे में बताते हैं और रेडिएशन के बारे में भी बताते हैं, और वो ये चूज करते हैं कि हमें ऑपरेशन नहीं कराना, हमें रेडिएशन थेरेपी, हार्मोन थेरेपी करानी है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी पेशेंट आए उनके साथ सारी ऑप्शंस डिस्कस होनी चाहिए, उनके लिए जो मेडिकली अप्रोप्रिएट है वो ट्रीटमेंट होना चाहिए। प्लस जो चीज़ कभी कभी इग्नोर हो जाती है लेकिन नहीं होनी चाहिए, वो ये है कि उनकी अपनी दिल से इच्छा क्या है। क्योंकि एक ही व्यक्ति के लिए उनके सोचने के ढंग पे डिपेंड करके ऑपरेशन या तो बिल्कुल अच्छा हो सकता है या बिल्कुल खराब हो सकता है। और किस टाइप की कॉम्प्लिकेशंस उनको एक्सेप्टेबल है, क्योंकि रेडिएशन की अलग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, सर्जरी की अलग कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। किन टाइप की कॉम्प्लिकेशंस जो है वो ज़्यादा इजीली टॉलरेट कर लेंगे, किन टाइप की कॉम्प्लिकेशंस वो टॉलरेट नहीं कर सकते, क्या ऐसी अंडरलाइंग मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जिससे एक टाइप की कॉम्प्लिकेशंस उनके लिए ज़्यादा सीवियर हो सकती हैं। उन सबको ध्यान में रखते हुए जो पेशेंट हैं उनके थॉट्स, उनकी प्रायोरिटीज, उनकी चॉइसेस को ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट का सिलेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, और आई थिंक इसमें काउंसलिंग का काफी बड़ा रोल है। एब्सोल्युटली, कभी कभी ऑपरेशन करने में कम समय लगता है और काउंसलिंग में ज़्यादा समय लगता है। बिल्कुल, और वो लगाना ज़रूरी है। सो हमारे पास कोई भी पेशेंट आते हैं तो हम उनको रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भी जाने के लिए सलाह देते हैं। हम उनको इस बात की सलाह देते हैं कि उनको सेकंड ओपिनियन भी लेना चाहिए इससे पहले कि वो डिसाइड करें कि उनको क्या है। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि कभी कभी प्रोस्टेट कैंसर होने की वजह से एक अननेसेसरी माइंड में पैनिक डेवलप हो जाता है। कैंसर का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, हाँ कैंसर है तो वो कभी कभी जल्दबाजी में डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं जो वो लेटर बाद में रिग्रेट करते हैं। करेक्ट। तो इसलिए एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ज्यादातर अधिकांश सिचुएशन में मोर देन 90% सिचुएशन में प्रोस्टेट कैंसर एक इमरजेंसी नहीं होती। ठीक है। प्रोस्टेट कैंसर को इवेल्युएट करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए, उसके बारे में सही डिसीजंस लेने के लिए बहुत समय होता है। तो इसीलिए कभी भी इस चीज को मेंटल प्रेशर लेके जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हाँ, देयर आर कुछ सिचुएशंस प्रोस्टेट कैंसर में ऐसी होती हैं जो मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं, वो तो आप लोग ही बता देंगे। बट दे आर वेरी रेयर, आई वुड से लेस देन 5%। ओके। 95% सिचुएशन में उसको प्रॉपर इवैल्यूएट करके, रेडिएशन के डॉक्टर से मिलके, सर्जन से मिलके, सेकंड ओपिनियन लेके, आपस में फैमिली में डिस्कस करके, खुद रिसर्च करके, आजकल को रिसर्च टूल्स कितने अच्छे अवेलेबल हैं, आप अपने सारी चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछ सकते हैं। इट गिव्स यू समटाइम्स वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। और कुछ नहीं तो कम से कम वो ये चीज तो बता ही देगा कि डॉक्टर से क्या पूछना है। हाँ। तो इस टाइप की चीजें पूरी एक्सप्लोर करके उसके बाद ही आपको डिसीजन लेना चाहिए कि आपको प्रोस्टेट कैंसर का क्या इलाज कराना है, आपके लिए क्या सूटेबल है और किससे आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कौन सा इलाज है जो आप बाद में रिग्रेट नहीं करोगे। करेक्ट। दैट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट। तो अभी जैसे आपने इतनी सारी चीजें बताई हमें, दैट इज अबाउट प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी के बारे में, रोबोटिक सर्जरी। आपने कहा कि इसके अलावा भी पेशेंट्स के पास जो है वो ऑप्शन होता है रेडिएशन थेरेपी का भी, उसके बारे में बताइए कि प्रोस्टेट कैंसर में रेडिएशन थेरेपी का रोल कब आता है। सो रेडिएशन थेरेपी भी एक पोटेंशियली क्यूरेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शन है। सर्जरी और रेडिएशन थेरेपी दोनों एस्टेब्लिश्ड और वेल प्रूवन ट्रीटमेंट्स हैं प्रोस्टेट कैंसर के लिए, जिनका लॉन्ग टर्म आउटकम प्रूवन है और इफेक्टिव है। सो रेडिएशन थेरेपी की मॉडर्न टेक्निक्स जैसे कि IGRT, IMRT, ये सारी जो टेक्निक्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे अच्छे अस्पतालों में अब उपलब्ध हैं। एंड डिपेंडिंग ऑन पेशेंट की प्रायोरिटी, उनका ग्रेड, ट्यूमर का ग्रेड, ट्यूमर की एग्रेसिवनेस, ट्यूमर का स्टेज, रेडिएशन थेरेपी दी जाती है। और उसके साथ ज़्यादातर सिचुएशंस में
हार्मोन थेरेपी के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। तो ये थेरेपी क्या स्पेसिफिक प्रोस्टेट पर ही दी जाती है या प्रोस्टेट और उसके आसपास के एरियाज में दी जाती है। कभी कोई कभी वो आसपास के जो लिम्फ नोड के एरियाज हैं जहाँ पे हम्म बीमारी फैल सकती है वहाँ पे भी दी जाती है। साइड इफेक्ट्स भी होते हैं रेडिएशन थेरेपी के कुछ रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी या हार्मोन थेरेपी, किसी भी टाइप के ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट्स जानना होते हैं? आवश्यक है। हम्म, अ, अगर आप सर्जरी से कंपेयर करें रेडिएशन थेरेपी को तो उसके साइड इफेक्ट्स जो हैं वो दे आर डिफरेंट होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सर्जरी में हमने डिस्कस किया साइड इफेक्ट्स आर रिलेटेड टू यूरिन लीकेज मोस्टली एंड अदर सेक्सुअल लाइफ एज कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सर्जरी। नाउ रेडिएशन थेरेपी में भी सेक्सुअल एक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ सकता है, सेम ऑलमोस्ट द सेम, एक्सेप्ट ये कि सर्जरी में इमीडिएटली पड़ जाता है। रेडिएशन का जो जो सेक्सुअल फंक्शन पे इफेक्ट होता है वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग होता है। अच्छा और साथ में जो रेडिएशन थेरेपी के साथ हार्मोन थेरेपी दी जाती है और वो हार्मोन थेरेपी के इंजेक्शंस या टैबलेट्स लेने से भी सेक्सुअल एक्टिविटी और नॉर्मल जो बॉडी की जो फंक्शनिंग है उस पर नेगेटिवली इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसे सो अगर हम रेडिएशन थेरेपी को लें एक तरफ और हार्मोन थेरेपी को लें एक तरफ तो दोनों के जो साइड इफेक्ट प्रोफाइल होती है वो डिफरेंट होती है। रेडिएशन थेरेपी आजकल मॉडर्न टेक्निक्स के साथ हैज़ बिकम वेरी सेफ, बट कुछ लोगों में रेडिएशन की वजह से ब्लैडर और रेक्टम जो कि प्रोस्टेट के आसपास के ऑर्गन्स होते हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, उनकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आ सकती है। क्या अगर कुछ हमें ऑडियंस को समझना हो कि क्या दिक्कत हो जैसे सकती है? फॉर एग्जांपल एक कॉमन कंप्लेंट जो कि रेडिएशन के बाद हो सकती है वो ये है कि ब्लैडर में यूरिन पास करते हुए जल्दी जल्दी जाना या उसमें पेन होना या उसमें इरिटेशन होना, अच्छा या उसमें ब्लीडिंग होना। अच्छा कभी कभी कुछ महीनों सालों बाद भी रेडिएशन के बाद यूरिन के रास्ते ब्लीडिंग हो सकती है। सिमिलरली अगर रेडिएशन का जो इम्पैक्ट रेक्टम पे पड़ता है तो उसकी वजह से भी रेक्टम में ब्लीडिंग होना या रेक्टम में स्टूल पास करते हुए पेन होना या इस टाइप की चीज़ें होती हैं। okay. उनको टेक्निकल टर्म्स में रेडिएशन सिस्टाइटिस और रेडिएशन प्रोक्टाइटिस कहा जाता है। अच्छा लेकिन ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ रेडिएशन से एक्चुअली काफ़ी कम हो गई हैं। आज से 20 साल पहले सिचुएशन डिफरेंट थी, अब सिचुएशन डिफरेंट है। बिकॉज आजकल रेडिएशन उसी एरिया में टारगेट की जाती है जहाँ पे एक्चुअली कैंसर होता है या प्रोस्टेट को ही इफेक्ट किया जाता है और आसपास के ऑर्गन्स को काफ़ी हद तक स्पेयर किया जा सकता है। उसके अलावा जो रेडिएशन के साथ काफ़ी बार मोस्ट ऑफ द सर्कमस्टेंसेज में हार्मोन थेरेपी दी जाती है। हार्मोन थेरेपी एसेंशियली मतलब ये होता है कि इंजेक्शन या टैबलेट द्वारा कोई ऐसी मेडिसिन देना जिससे बॉडी में टेस्टोस्टेरॉन बनने की कैपेबिलिटी कम हो जाए। अच्छा टेस्टोस्टेरॉन एक हार्मोन होता है जो कि मेल्स में पाया जाता है, टेस्टिस में बनता है। और ये देखा गया है कि प्रोस्टेट कैंसर को बनने में और उसको बढ़ाने में टेस्टोस्टेरॉन का एक अहम रोल होता है। तो उस सिचुएशन में अगर हम टेस्टोस्टेरॉन को हटा दें बॉडी से तो उससे प्रोस्टेट कैंसर श्रिंक होने लग जाता है और फैलने की टेंडेंसी उसकी कम हो जाती है। नो अनफॉर्चुनेटली ये एक परमानेंट इलाज नहीं होता। अच्छा सो सिर्फ हार्मोन थेरेपी से प्रोस्टेट कैंसर क्योर नहीं किया जा सकता। उसको सप्रेस किया जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको किसी हद तक रिवर्स भी किया जा सकता है, पर कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद यूजुअली प्रोस्टेट कैंसर वापस एक ज़्यादा अग्रेसिव स्वरूप लेके वापस आता है। मतलब एक बार ट्रीटमेंट के बाद प्रोस्टेट कैंसर फिर से वापस आ सकता है? आ सकता है। ओके तो अब जब इसीलिए अगर जो प्रोस्टेट का कैंसर प्रोस्टेट के एरिया में ही होता है, चाहे प्रोस्टेट के अंदर या उसके आसपास के एरिया में, तो उसको ठीक करने के लिए या तो ऑपरेशन किया जाता है कि उसको ऑपरेशन करके निकाल दें, या फिर हार्मोन थेरेपी और रेडिएशन थेरेपी को कंबाइन करके दिया जाता है। अच्छा उसमें उसका पर्पस ये होता है जब हम हार्मोन थेरेपी दे रहे हैं कि हार्मोन थेरेपी से प्रोस्टेट का कैंसर जो है वो श्रिंक हो जाए और उसके बाद जो है वो रेडिएशन से उसको हम नष्ट कर सकें। सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट यूजुअली ज़्यादातर सिचुएशन में किया जाता है। और उसमें जो हार्मोन थेरेपी दी जाती है वो कभी कभी लेस अग्रेसिव कैंसर्स में करीब 6 महीने दी जाती है और ज़्यादा अग्रेसिव कैंसर्स में 2 से 3 साल तक भी आवश्यकता पड़ती है। उसमें जो हार्मोन थेरेपी दी जाती है उसके साइड इफ़ेक्ट्स और उसके बारे में समझना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल हार्मोन थेरेपी देने के बाद जो सबसे कॉमन चीज़ होती है वो होती है मसल लॉस एंड फैट गेन। बॉडी की कॉम्पोजिशन चेंज हो जाती है।
नॉर्मल मेल्स में मसल को डेवलप करने के लिए, फैट को कम रखने के लिए टेस्टोस्टेरोन का एक अहम रोल होता है। अगर आप कोई ऐसी दवाई दे दें जिससे टेस्टोस्टेरोन सप्रेस हो जाए, उससे प्रोस्टेट कैंसर को तो आपने ट्रीट कर लिया, लेकिन बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग को आपने नेगेटिवली इम्पैक्ट किया। तो आपका जो फैट है वो बढ़ गया, मसल लॉस हो गया। उसको काउंटर करने के लिए एक्सरसाइज प्लेज अ वेरी मेजर रोल एंड वी कैन टॉक मोर अबाउट इट। पर दूसरी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि बहुत जल्दी थकान हो जाना, फैटीग। थकान की फीलिंग जो है वो 80% लोगों में पाई जाती है हार्मोन थेरेपी के बाद। हॉट फ्लैशेस जैसे कि लेडीज को, हाँ, एकदम ठंडे पसीने आना, वो टिपिकली लेडीज में पाया जाता है मेनोपॉज के टाइम पे, वन ऑफ द कॉमन सिम्टम्स। वो मेल में भी हो जाता है, जेंटलमैन में, जब टेस्टोस्टेरोन आप हटा देते हो हार्मोन थेरेपी की वजह से। प्लस हार्मोन थेरेपी देने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, डायबिटीज का कंट्रोल खराब हो जाना, हार्ट अटैक या स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाना इसकी वजह से। कुछ स्टडीज ने इसको डिप्रेशन और एल्जाइमर्स के साथ भी एसोसिएट किया है। सो इनमें से कोई भी ट्रीटमेंट कंप्लीटली सेफ नहीं है। लेकिन इस ट्रीटमेंट के कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड किया जा सकता है। इस ट्रीटमेंट के कॉम्प्लिकेशंस को रिवर्ट किया जा सकता है। कैसे? लाइक फॉर एग्जांपल, जो हार्मोन थेरेपी के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे कि बॉडी की कॉम्पोजिशन चेंज हो जाना, फैट बढ़ जाना, मसल लॉस होना, थकान होना, इन सब चीज़ों का मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज किस प्रकार की? आमतौर पर हम देखते हैं कि हमारे पेशेंट्स बोलते हैं कि मैं हर रोज वॉक पे जाता हूँ, आधा घंटा 1 घंटा। वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट दैट, बिकॉज ब्रिस्क वॉकिंग हार्ट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, पर उससे मसल प्रिजर्व नहीं होती। मसल प्रिजर्व करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। इनफैक्ट ज़्यादातर व्यक्ति बियॉन्ड द एज ऑफ 40 ईयर्स, वो उनका ग्रेजुअली एवरी ईयर देयर इज अ स्मॉल मसल लॉस। उस मसल को मेंटेन का, उसका मसल लॉस है वो हार्मोन थेरेपी देने से एक्सेलरेट हो जाता है। उसको काउंटर करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग, गोइंग टू द जिम इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। बट एक प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है उसमें। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप जो भी वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज या रेजिम आप शुरू करो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए, it should always be under the supervision of an expert trainer or an expert physiotherapist. Because sometimes हम अपने enthusiasm में गलत फॉर्म के साथ या गलत वेट प्रोग्रेशन के साथ वो लेते हैं, उससे फिर हम इंजरी हो जाती है, एंड देन फायदा होने की जगह नुकसान हो जाता है। So with proper guidance, graded increase in the weight, graded increase in repetitions, graded increase in the strength, हम अगर अपना मसल प्रिजर्वेशन के बारे में सोचें तो प्रोस्टेट कैंसर में ही नहीं, हमें और बाकी हेल्थ भी बेनिफिट्स होंगे। इनफैक्ट ये भी देखा गया है कि जिन लोगों का प्रोस्टेट कैंसर का इलाज हो गया है, उनमें बीमारी आने के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा। अगर आप अगर अच्छी तरह से एक्सरसाइज रेजिमेन आप फॉलो करें। तो जो लोग एक्टिव सर्वेलेंस पे होते हैं, जिनका प्रोस्टेट कैंसर का कभी इलाज नहीं हुआ, जिनको जरूरत नहीं है, जिनको हम ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं, उनमें बीमारी बढ़ने के, फैलने के या प्रोस्टेट कैंसर की ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं अगर आप एक रेगुलरली एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग एक्सरसाइज एंड गुड डाइट अगर आप फॉलो करें। सो ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ। करेक्ट। तो डॉक्टर, अभी तक आपने जितने हमें ऑप्शंस बताए ट्रीटमेंट के, उसमें आई थिंक आपने सर्जरी, रेडिएशन, हार्मोन थेरेपी, ये सारी चीज़ों को बताते हुए बहुत ही अच्छे से समझाया कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी क्या है, बेनिफिट भी क्या है, और अगर हम चाहते हैं कि इसको भी सही तरीके से फॉलो करके रखें तो हमें अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करनी चाहिए, जिसमें आपने एक्सरसाइज का भी रोल बताया। आई थिंक हमने सेशन में काफ़ी अच्छी खासी बातचीत की है, ऑलमोस्ट हर एक एस्पेक्ट को कवर करते हुए। हम चाहते हैं डॉक्टर कि जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को कुछ रेड फ्लैग्स बता करके जाए प्रोस्टेट कैंसर के, कि अगर आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो आपको इसे नज़रअंदाज नहीं करना है, ताकि अर्ली डायग्नोसिस या अर्ली डिटेक्शन से प्रोस्टेट कैंसर का इलाज जो है वो सही समय पर करके आप एक बेटर और अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव कर सके और जी भी सके। आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम देखें कि अगर आपकी एज 50 ईयर्स के बियॉन्ड है या 45 ईयर्स के बियॉन्ड है, लेकिन एक फैमिली हिस्ट्री है आपकी प्रोस्टेट कैंसर की या ब्रेस्ट या ओवेरियन कैंसर की आपकी फैमिली में, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक किसी फिजिशियन या यूरोलॉजिस्ट से मिलके अपना
इवैल्यूएशन कराएं और प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन PSA का टेस्ट कराएं। उससे हमें इस बात का पता चल जाएगा कि प्रोस्टेट कैंसर होने के चांसेस कितने हैं। करेक्ट। और उसके बेसिस पे फर्दर इवैल्यूएशन या ट्रीटमेंट की जा सकती है। अर्ली डिटेक्शन ऑलमोस्ट हमेशा एक क्योर में ट्रांसलेट होता है। और अर्ली डिटेक्शन और उसके ट्रीटमेंट के बाद नॉर्मल लाइफस्टाइल, नॉर्मल जिंदगी बिताने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। अगर सही समय पे प्रॉब्लम को पता चल जाए और डिटेक्ट हो जाए तो हम एक नॉर्मल, हैप्पी, हेल्दी लाइफस्टाइल बिता सकते हैं। बिल्कुल। और ट्रीटमेंट अगर प्रोस्टेट कैंसर का हो गया है तो भी डाइट और एक्सरसाइज पे ध्यान देके हम अपनी लाइफ को और प्रोस्टेट कैंसर के आने के चांसेस को दोनों में हमें फेवरेबल आउटकम प्राप्त हो सकता है। परफेक्ट, बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने हर एक एस्पेक्ट को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज देकर के बताया। आई एम श्योर हमारी ऑडियंस को ये पॉडकास्ट काफी ज्यादा पसंद आने वाला है एंड आई होप कि आपने भी इस सेशन को एंजॉय किया होगा। एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच मेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। एंड ऑडियंस, अगर आपके मन में अभी भी प्रोस्टेट कैंसर से रिलेटेड कोई और सवाल रह गए हो तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे डॉक्टर के जरिए ही उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल NBT लाइफ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।